नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एलेक जेफरीज। हाँ, वही नाम जो आपने शायद अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा। आज मैं खुद यहाँ हूँ आपके साथ, अपनी ही एक खोज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रहस्यों से पर्दा उठाने। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है, तो चलिए इस सफ़र पर साथ चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि आपका डीएनए, मेरा डीएनए और इस दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान का डीएनए 99.9% एक जैसा है? सोचिए इस बारे में। अगर हम सब अंदर से इतने एक जैसे हैं, तो फिर हम इतने अलग कैसे हैं? हमारी पहचान अलग क्यों है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? तो चलिए आज इस अमेजिंग पहेली को सॉल्व करते हैं। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला चैप्टर है द 99.9% पैराडॉक्स, यानी 99.9% का रहस्य। यहां हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि जब हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, हमारी बुनियाद लगभग सेम है, तो फिर हर एक की अनोखी पहचान आखिर बनती कैसे है। यहाँ देखिए, ये जो 99.9% कॉमन डीएनए है ना, ये हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल। ये बेसिक लाइफ फंक्शंस हैं और इनके जीन्स हम सब में एक जैसे ही होने चाहिए। तो असली चैलेंज ये था कि उस बचे हुए छोटे से 0.1% फ़र्क को ढूंढा कैसे जाए। उस जमाने में पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना ना सिर्फ बहुत महंगा था, बल्कि उसमें सालों लग जाते थे। इस प्रॉब्लम के साइज को जरा आंखों के सामने लाइए। हमारे डीएनए में 3 बिलियन यानी 300 करोड़ बेस पेयर्स हैं, और उनमें से जो फर्क है वो सिर्फ 3 मिलियन यानी 30 लाख बेस पेयर्स में है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे घास के एक बहुत बड़े ढेर में से एक छोटी सी सुई को ढूंढना, और हमारा मिशन था उस सुई को ढूंढना, वो भी जल्दी और एफिशिएंटली। तो ये सुई, ये अनोखा खजाना आखिर छिपा कहाँ था? आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन हमारी असली पहचान का राज हमारे इंपॉर्टेंट जीन्स में नहीं, बल्कि डीएनए के उस हिस्से में छिपा था जिसे उस वक्त तक जंक डीएनए यानी कबाड़ माना जाता था। इस स्लाइड से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो डीएनए प्रोटीन बनाता है यानी कोडिंग डीएनए, उसमें अगर कोई गलती या म्यूटेशन हो तो वो सेल के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती को ठीक कर दिया जाता है, ये वो सेल की खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन कोडिंग डीएनए, जिसे हम जंक कह रहे थे, वहां अगर कोई म्यूटेशन हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वहां ये गलतियां, ये बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आराम से जमा होते रहते हैं, और यही जगह हमारी इंडिविजुअलिटी का हॉटस्पॉट बन जाती है। ग्रेट, तो अब हमें वो सही जगह मिल चुकी थी जहां सारे क्लूज छिपे थे। अब बस उस एक खास क्लू को पहचानना था, वो सिग्नेचर जो हर इंसान को दूसरे से अलग बनाता है। और इन्हीं वेरिएशंस का साइंटिफिक नेम है पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स, ये शब्द आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। सिंपल वर्ड्स में ये म्यूटेशंस की वजह से होने वाला जेनेटिक वेरिएशन है, और यही पॉलीमॉर्फिज्म हमारी यूनिक आइडेंटिटी का फाउंडेशन है। बस एक बात और याद रखनी है, ये वेरिएशन अगली जनरेशन में तभी पास ऑन होता है जब ये म्यूटेशन जर्म सेल्स यानी स्पर्म या एग सेल्स में हो। इसी नॉन कोडिंग रीजन के अंदर हमें कुछ खास रेपिटेटिव सीक्वेंसेस मिले जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा था। हमने उन्हें सैटेलाइट डीएनए का नाम दिया। इनकी एक खास बात है, इनकी डेंसिटी बाकी डीएनए से थोड़ी अलग होती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब हम डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बल्क डीएनए एक बड़ा पीक बनाता है, लेकिन सैटेलाइट डीएनए डेंसिटी में अलग होने की वजह से छोटे छोटे अलग पीक्स बनाता है, और इस तरह हम उसे अलग कर पाते हैं। और अब मिलते हैं मेरी खोज के असली हीरो से, VNTRs यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये सैटेलाइट डीएनए का ही एक टाइप है। इस डायग्राम को देखिए, कितना सिंपल है। एक ही सीक्वेंस GATA पर्सन A में 5 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वही सेम सीक्वेंस पर्सन B में 10 बार रिपीट हो रहा है। यही है वो जादू। ये रिपीट का नंबर हर इंसान में अलग होता है, और यही बनता है हमारा यूनिक पर्सनल जेनेटिक फिंगरप्रिंट। तो हमारे पास क्लू आ गया है, यानी VNTRs। लेकिन इस क्लू को देखने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए एक टेक्निक भी तो चाहिए। तो चलिए अब हम इस कोड को रिवील करने की टेक्निक यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझेंगे। एक एक स्टेप की गहराई में जाने से पहले ये रहा पूरे प्रोसेस का एक बर्ड्स आई व्यू। कुल मिलाकर 6 मेन स्टेप्स हैं: आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन और आखिर में डिटेक्शन। इसे अपने दिमाग में एक रोड मैप की तरह सेट कर लीजिए। चलिए इन 6 स्टेप्स को बिल्कुल आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। स्टेप 1, डीएनए को सेल से बाहर निकालना। स्टेप 2, उसे मॉलिक्यूलर सिजर से काटना। स्टेप 3, टुकड़ों को साइज के हिसाब से अलग अलग करना। स्टेप 4,
इस पैटर्न को एक मजबूत मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना, यानी ब्लॉटिंग। स्टेप 5, इस पर रेडियो एक्टिव प्रोब्स चिपकाना। और आखिरी स्टेप 6, एक्सरे फिल्म पर बने फाइनल पैटर्न को देखना। सिंपल है ना? तो अब पहले 2 स्टेप्स डिटेल में। सबसे पहले हम डीएनए को सेल के न्यूक्लियस से बड़ी सावधानी से निकालते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। यही है हमारी मॉलिक्यूलर सिजर्स। ये एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक जगहों से ही काटते हैं, जिससे हमारे काम के वीएनटीआरस बाकी डीएनए से अलग हो जाते हैं। अब इन कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को हम साइज के बेसिस पर अलग करते हैं। इस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो पॉजिटिव एंड की तरफ दौड़ता है। और नियम बहुत सिंपल है। जो टुकड़े छोटे हैं वो तेजी से आगे भागते हैं और जो बड़े हैं वो पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल एक रेस की तरह। और इस तरह हर सैंपल का एक यूनिक बैंड पैटर्न बन जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये जेल जिस पर पैटर्न बना है बहुत ही नाजुक होता है, टूट सकता है। तो इस पैटर्न को हमेशा के लिए सेव करने के लिए हम उसे एक मजबूत नायलॉन या नाइट्रोसेल्युलोस मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे एक रबर स्टैम्प से कागज पर छाप लेते हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। और अब हम आते हैं फाइनल 2 स्टेप्स पर। हम रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोब्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ये मेम्ब्रेन पर सीधे हमारे टारगेट वीएनटीआर से जाकर चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जब हम इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्सरे फिल्म रखते हैं, इस प्रोसेस का नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। तो जहां जहां ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स चिपके होते हैं, वहां फिल्म पर काले धब्बे बन जाते हैं। और लीजिए, तैयार है आपका फाइनल डीएनए फिंगरप्रिंट। चलिए, पैटर्न तो बन गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे पढ़ें कैसे? अब आता है सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, इस यूनिक जेनेटिक बारकोड को रीड करना और देखना कि इससे रियल वर्ल्ड में, असली जिंदगी में केसेस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसका सबसे कॉमन यूज आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक पैटर्निटी टेस्ट है। यहाँ चाइल्ड के पैटर्न को ध्यान से देखिए। रूल बहुत सिंपल है। बच्चे का हर एक बैंड या तो उसकी मदर के बैंड से मैच करना चाहिए या फिर उसके फादर के बैंड से। इस केस में आप देख सकते हैं मैच हो रहा है। और अगर ये क्राइम केस होता तो क्राइम सीन से मिले डीएनए का पैटर्न सस्पेक्ट के पैटर्न से 100% मैच होना जरूरी है। देखा आपने, हर बैंड एक कहानी कहता है। आखिर में चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस खोज का दुनिया पर क्या असर हुआ और इसका आने वाला कल, इसका फ्यूचर कैसा है। जब मैंने शुरू में ये टेक्निक बनाई थी तो टेस्ट के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डीएनए सैंपल चाहिए होता था। लेकिन बाद में पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस नई टेक्नोलॉजी से अब हम बाल के एक छोटे से टुकड़े या खून की सिर्फ एक बूंद से भी डीएनए को एम्पलीफाई करके उसकी लाखों कॉपीज बनाकर फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं। हमने आखिरकार उस जंक डीएनए में छिपे पहचान के कोड को अनलॉक कर ही लिया था। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब जब हमने इस सो कॉल्ड जंक डीएनए में छिपे पहचान के कोड को पढ़ना सीख लिया है, तो आपको क्या लगता है वहां और कौन कौन से राज हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सोचना जरूर। हमेशा क्यूरियस रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।